नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। तो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं। इस सीरीज के अंदर आपके साइंस के जितने भी चैप्टर हैं वो आपको पेपर से पहले सारे रिवाइज कराए जाएंगे। आपके डेली 2 चैप्टर होंगे, जिसके अंदर एक दिन आपको 3 चैप्टर भी कराए जाएंगे, क्योंकि आपके 5 दिन में 11 चैप्टर हैं। वो 11 के 11 आपको रिवाइज कराए जाएंगे। एक वीडियो में आपको एक चैप्टर पूरा कंप्लीट रिवाइज मिलेगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपने बहुत कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है या बहुत कुछ अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए हैं तो वीडियो देखकर आप निश्चित तौर पे इसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो बात कर रखी है ऐप के अंदर जो नोट्स डाल रखे हैं और आपको जो पहले वीडियो बनाए हैं उन सब का निचोड़ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप इन 4 या 5 दिन का आपको जो बीच में गैप मिला है उस गैप को आप अच्छे से यूज कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं अभी तक आपसे कम पढ़ा है या हमसे कम पढ़ रखा है, या कई बच्चों ने अभी तक कम पढ़ रखा है, लेकिन वो इन 5 दिन का जो बीच में छुट्टियां मिली है इसको अच्छे से यूज करके, 4 दिन की छुट्टियां मिली है उसको अच्छे से यूज करके और अभी भी आगे निकल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं है रह जाए जो पीछे रह जाए। तो हर बच्चे को साथ में लेकर चलना है। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज हमेशा आपके साथ है, आपके एक लास्ट पेपर के लास्ट मोमेंट तक आपके साथ है। तो इन सब के साथ हमेशा जुड़े रहिए, आपको यहां पर बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसमें हम पहले चैप्टर से लगा के साइंस के डेली के 2 चैप्टर हैं, एक आपको मॉर्निंग में और जैसा भी आप बताते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डाले जाएंगे। आज आपका एक पेपर, जिस दिन आपका पेपर हो गया है उसी दिन, जैसे आज आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है तो आज ही के दिन से हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि पेपर हो चुका है। आज से अपन साइंस स्टार्ट कर देते हैं और आज से अपने को क्या करना है, साइंस स्टार्ट और पढ़ना स्टार्ट कर देना है, रिवीजन करना। सभी चैप्टर को आप अच्छे से रीड कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ताकि हम इस पेपर को, आने वाले साइंस के पेपर को, इन जो बीच में आपको ये टाइम मिला है उस टाइम को अच्छे से यूज करते हुए अच्छे नंबर बना पाए। तो चलिए हम एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, ताकि आप चीजें रटनी ना पड़े, उसको आसानी से समझ पाए। तो चलिए हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, उसके बारे में हम बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से उसी तरह स्टार्ट करेंगे। बहुत थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिएगा और रिवाइज के तौर पे हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ में परिवर्तन। तो पदार्थ में कितने 2 परिवर्तन होते हैं? 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ में 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं? जिसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण कौन से? जिससे पदार्थ में क्या होता है, कोई बाहरी दूसरा चेंजेस नहीं आते, वापस आप उसी पदार्थ को वापस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुण जैसे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उसके गुण सारे चेंज हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं अस्थायी होते हैं। इसके अंदर से आपके 1 नंबर का पर्सन बन सकता है, आपको एग्जांपल देके पूछ सकता है निम्न में से भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए आपको हर चीज को कवर करते हुए चलना है। अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी मतलब वो स्थायी नहीं रहते हैं, जैसे चेंजेस नहीं है। आपने फ्रीज में रखकर पानी को जमा दिया, उसको वापस फ्रीज को बाहर रखेंगे, वो बर्फ क्या हो जाएगी, कुछ समय बाद में अपने आप पानी में बदल जाएगी, लेकिन वो स्थायी नहीं है, मतलब हमेशा के लिए बर्फ नहीं बनी है। ये जो परिवर्तन होते हैं ये क्या होते हैं? स्थायी परिवर्तन होते हैं। स्थायी का मतलब ये जो एक बार परिवर्तन हो गया, जैसे दूध से दही बन गया तो वो हमेशा दही ही रहेगा, स्थायी बन गया वो। इसके बाद में बात करें, इसका जो दूसरा पॉइंट है, ये पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है। इससे बर्फ जैसे बना था, बर्फ से तो वापस अपन क्या कर सकते हैं, पानी बना सकते हैं, तो वापस वो क्या है, प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पुनः प्रारंभिक मतलब जो शुरू में पदार्थ था, पहले चेंज होने से पहले जो पदार्थ था उसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद में बात करें, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। देखो पानी है, ठोस बन गया ये, और उसको गर्म करोगे तो वाष्प बन जाएगा, लेकिन नया पदार्थ नहीं बना है। इसमें पदार्थ ही नया बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नया पदार्थ। जैसे दूध है, दूध को जमाए तो क्या बन गया, दही बन गया, दही बन गया। लोहा है, लोहे पर जंग लग गया तो क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड, वो नया पदार्थ बन गया। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे पानी से बर्फ का जमना, इसमें हम बात करें लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, इस तरह के परिवर्तन जिससे वापस प्राप्त वो नहीं किया जा सकता, तो वो कौन से परिवर्तन होते हैं, वो होते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, देखो हम बात करें पानी का चीनी में पानी घोलना,
पानी में चीनी घोलना और पानी में नमक घोलना, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इनको गर्म करोगे तो पानी वाष्प बन के अलग हो जाएगा और वहां पर चीनी और या हमने जो नमक उसके अंदर घोला है वो रह जाएगा। तो ध्यान रखना ये कौन सा परिवर्तन है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। तो हमने देखा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, हमें समझ में आ गया। एग्जाम्पल इसके ऊपर एग्जाम्पल अच्छे से पढ़िएगा और एग्जाम्पल आप देखिएगा, ताकि इसके ऊपर एक पर्सन बन सकता है जिनमें से भौतिक या रासायनिक परिवर्तन है, अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? हमने अभी अभी रासायनिक परिवर्तन पढ़ा था, तो किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया है। देखो किस तरह से, जैसे मैग्नीशियम का जलना, तो किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में क्या हुआ था? रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम एक रासायनिक परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये इसको हम क्या कहेंगे? एक रासायनिक समीकरण है। वैसे ही बात करें कोयले का दहन यानी कोयले का जलना, तो कोयला यानी कार्बन होता है। कोयला क्या होता है? कार्बन से बना होता है। और जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। मिलकर क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एक क्या हो गया? ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ये भी क्या हो गया? एक रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। यानी कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो वो क्या हो गया? वापस कार्बन डाइऑक्साइड से कोयला थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं रासायनिक, सॉरी, ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जिसमें होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पर दो चीजें आप ध्यान से समझिएगा, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, देखिएगा अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इसको। अभिकारक, देखो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जिनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रही है? अभिक्रिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उनको हम रासायनिक अभिकारक कहेंगे। और जो अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। जैसे घर में हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जब चाय बनाते हैं तो चाय के बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, ये चीजें हैं, ठीक है। ये 4-5 मेन चीजें, तो ये हमारे अभिकारक हैं। और इसके बाद में उत्पाद क्या है? उसको हम सबको मिलाकर जब उसको गर्म करते हैं तो हमारा उत्पाद बनता है, वो होता है चाय। तो चाय क्या है? उत्पाद। और जो हमने पहले उसके अंदर चीनी मिलाई है, चाय पत्ती मिलाई है, दूध मिलाया है, पानी मिलाया है, ये तो हमारे क्या है? ये अभिकारक। तो जिनके बीच में अभिक्रिया होती है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर अभिकारक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? यहाँ पर उत्पाद हो गया, ठीक है। तो देखो परिभाषा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और इसको तीर के निशान के बाईं ओर, ये हमेशा ध्यान रखना, इसको तीर के निशान के, ये कौन सा है? बायां भाग। तो हमेशा तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है, ये बाईं ओर, ये अभिकारक होते हैं। और तीर के निशान के दाईं ओर ये दायां भाग है, और दाईं ओर हमेशा उत्पाद लिखे जाते हैं। दाईं ओर क्या लिखा जाता है? दायां भाग, यहां पर उत्पाद लिखे जाते हैं। दूसरा है उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, और इनको तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। यहां पर हम एक उदाहरण देख सकते हैं, यहां पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन भी एक अभिकारक है, उत्पाद ऑक्सीजन भी क्या है? अभिकारक। एक अभिक्रिया में 2-3 कितने भी उत्पाद हो सकते हैं, अभिकारक भी हो सकते हैं 2-3 और उत्पाद भी 2-3 हो सकते हैं। यहां पर देखो इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक हैं और 1 उत्पाद है। 2 अभिकारक है, कार्बन एक अभिकारक है, ऑक्सीजन। जब भी प्लस लगता है तो अभिकारक अलग अलग, ये अभिकारक अलग है, ये अलग है। तो 2-3 अभिकारक हो सकते हैं, 2-3 उत्पाद भी हो सकते हैं। तीर के निशान के इधर हमेशा अभिकारक को, इधर हमेशा उत्पाद को लिखा जाता है। चलिए आगे बात करें, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। हमने रासायनिक अभिक्रिया को देख लिया, अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो पदार्थ हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ अभिकारक और उत्पाद आते हैं, उनको उनके सूत्र में या प्रतीक में लिखना। अब बार बार ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बहुत बड़ा रूप हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में इनके सूत्र या फिर इनके प्रतीक में लिख देते हैं। तो कार्बन को हम C से और ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं, तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पाद को उनके सूत्र या प्रतीकों में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको लिख सकते हैं C+O2CO2। इसी तरह मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2 MgO, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब है रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, ये समीकरण लिखते कैसे हैं? तो देखिएगा, अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाना सबसे पहला पॉइंट होता है। इधर अभिकारक लिखे जाते हैं, इधर उत्पाद लिखे जाते हैं, बीच में तीर का निशान लगाना पहला पॉइंट। अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का निशान लगाना। उसके बाद में क्या है? अभिकारकों की संख्या 2 या अधिक होने पर उनके बीच धन चिन्ह लगाना। यहां पर जो हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं, लिखने के बाद में उसको संतुलित भी किया जाता है। तो सबसे पहले होता है, हमने रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक कितने हैं वो इधर लिख दिए, उत्पाद है वो इधर लिख दिए। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभिक्रिया को संतुलित करने का भी प्रोसेस साथ साथ में चलता है। वो किस तरह से करते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इसको अभी समझिएगा आगे। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हो गया इधर अभिकारक और इधर उत्पाद। दूसरा, अभिकारक या उत्पादों की संख्या 2 या अधिक होने पर उनके बीच धन यानी प्लस का चिन्ह लगाना। अगर अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाना। इसी तरह उत्पाद भी 2 या 2 से ज्यादा हैं तो उसके बीच में भी हम क्या करेंगे? प्लस का साइन लगा देंगे। तीसरा है, गैसीय अवस्था को ये ऊपर की एरो के द्वारा और अवक्षेपण को नीचे के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में देखो, यहां पर 2 उत्पाद हैं, अभिकारक है, यहाँ पर एक अभिकारक ये रहा, दूसरा ये रहा, 2 अभिकारक, इसके बीच में प्लस लगा दिया। यहाँ उत्पाद 2 है तो इसके बीच में प्लस का गया। अगला है, अगर कोई पदार्थ गैस के रूप में निकल रहा है तो ऊपर की तरफ चिन्ह लगा देंगे। जैसे यहाँ पर ये मान लो हाइड्रोजन गैस, ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है इस अभिक्रिया में? जिंक की अभिक्रिया किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो गैस निकल रही है तो ऊपर की तरफ तीर का निशान लगा होगा, इसका मतलब वो गैस वहां से निकल जाएगी। और इसी तरह अगर किसी अभिक्रिया में नीचे की तरफ तीर का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब वो अवक्षेप रह जाएगा। अवक्षेप मतलब जो उसके अंदर सॉल्यूशन है, जो उसके अंदर विलयन है, उसके अंदर वो बिना जमे हुए नीचे रह जाएगा। जैसे हम पानी के अंदर चूना घोलते हैं तो चूना थोड़ी देर में क्या हो जाता है? नीचे जम जाता है, तो वो अवक्षेप बन गया। तो उसी तरह क्या हो जाते हैं, अगर किसी अभिक्रिया में कोई अवक्षेप रह रहा है तो उसको हम तीर के निशान के नीचे लगा देंगे, जैसे ये लगा हुआ है। तो यहां पर देखो, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है जो अवक्षेप है, और एक सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो ये अवक्षेप है तो तीर के निशान के नीचे की तरफ कर दिया तीर का निशान। अगला पॉइंट है अभिकारकों तथा उत्पादों की अवस्था लिखना। अभिकारक और उत्पाद की अवस्था को जरूर लिखते हैं, उसके साथ में ब्रैकेट में। जैसे अभी तक हमने लिखा है, पहले अभिकारक और उत्पाद को इधर उधर लिखना, अभिकारक इधर उत्पाद इधर। दूसरा, अभिकारक या उत्पाद की संख्या 2 से अधिक होने पर उसमें चिन्ह लगाना। तीसरा है, गैसीय अवस्था है, गैस निकल रही है तो ऊपर की तरफ, और अवक्षेप है तो नीचे की तरफ। और अगला है अभिकारकों और उत्पादों की अवस्था लिखना। अगर कोई ठोस है तो S लिख देंगे ब्रैकेट में, जैसे यहां पर लिखा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, अगर ठोस है तो इसके ब्रैकेट में S लिख दिया। अगर कोई द्रव है तो उसके ब्रैकेट में L लिख देंगे, जैसे लिक्विड है ये देखो जल, द्रव अवस्था में तो L लिख दिया। अगर गैस अवस्था में है तो G लिख देंगे, जैसे G लिखा हुआ है। अगर कोई गैसीय अवस्था में है, जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में, तो इसके ब्रैकेट में हम G लिखते हैं। और लास्ट है, अगर कोई जलीय विलयन है किसी का, मतलब जल में कोई घुला हुआ है, तो उसको हम AQ लिख देंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जल में घुला हुआ है तो इसका मतलब ये इसका जलीय विलयन है, यानी जल में घुला हुआ है। क्या है? जल में घुला हुआ है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के क्या तरीके होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक तीर के निशान के इधर, उत्पाद इधर लिखे जाते हैं। दूसरा क्या, अभिकारक या उत्पाद की संख्या 2 या 2 से अधिक होने पर उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाना। तीसरा क्या है, अगर अभिक्रिया के अंदर कुछ गैस के रूप में निकल रहा है, गैसीय रूप में निकल रहा है, तो तीर का निशान जो निकल रहा है उसी के आगे तीर का निशान। ये नहीं निकल रहा है, सिर्फ ये निकल रहा है, तो इसके आगे तीर का निशान ऊपर की तरफ। और अगर कोई जलीय विलयन में अवक्षेप रह रहा है, कोई अवक्षेप रह रहा है तो नीचे की तरफ, जो अवक्षेप रह रहा है उसके तरफ ही, ये नहीं है अवक्षेप, ये है तो इसको नीचे की तरफ चिन्ह लगा देंगे। और लास्ट पॉइंट है, उसके साथ में उसकी अवस्था भी लिखना। अगर ठोस अवस्था है या गैस है या द्रव है या जलीय विलयन है तो उसको भी साथ में लिखना। इसके बाद में हमारा एक अगला बहुत महत्वपूर्ण यहां पर टॉपिक आता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या होता है उसको समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या दिया हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। किसी भी अभिक्रिया के अंदर हम द्रव्यमान को, मतलब द्रव्यमान एक बार आप समझ सकते हो, किसी भी वस्तु के या कोई भी हम तत्व ले रहे हैं, कोई भी परमाणु ले रहे हैं, उसका भार हम समझ सकते हैं। एक बार के लिए आप समझ सकते हैं भार। तो हम ना तो उसके भार को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और ना ही नया भार बना सकते हैं। कब? जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो।
तो यहां पर यही है, रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। इसके दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की तत्वों की कुल संख्या कुल द्रव्यमान, देखो उत्पाद जो है उनके तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी ये जो हमारे अभिकारक हैं और ये जो हमारे उत्पाद हैं, इन दोनों का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसका जितना भार है उसका इतना भार होगा। ये हमारा ध्यान रखना है द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्या नियम है द्रव्यमान संरक्षण नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। या फिर इसको दूसरे रूप में लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के तत्वों का द्रव्यमान अभिकारकों के तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किस तरह से रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2-3 रासायनिक समीकरण देखिए, इसको संतुलित कीजिए। तो वो संतुलित करने के कुछ प्रोसेस हैं, बाकी हम रैंडमली हमने देख रखा है, वापिस हमने चैप्टर जब किया था वहां पर हमने डिटेल में समझ रखा है, लेकिन फिर भी हम यहां पर कवर करते हैं किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिएगा यहां पर रासायनिक समीकरण दे रखी है, फेरस प्लस जल। क्या दिया हुआ है यहां पर, फेरस ऑक्साइड प्लस H2O। यहां पर देखिएगा Fe के कितने अणु हैं, यहां पर एक अणु है, इसका मतलब एक ये एक, यहां पर 3 है। यहां पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन हो गए 2। तो यहां पर देखिएगा हाइड्रोजन 2 है, यहां पर H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है। जबकि वहां पर कितने हैं, यहां पर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर देखो हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ये संतुलित है हमारा। फेरस यहां पर 3 है, यहां पर फेरस यहां पर फेरस 1 है, उधर 3 है। ऑक्सीजन यहां पर कितना है, ऑक्सीजन 1 है, जबकि ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं, 4। तो ये सारे बराबर होने चाहिए, तभी इनका द्रव्यमान बराबर होगा, नहीं तो ये क्या होगा, असंतुलित। अभी जो ये असंतुलित अभिक्रिया है, तो असंतुलित अभिक्रिया, जो अभिक्रिया संतुलित नहीं है उसको हम कंकाली अभिक्रिया कहते हैं। असंतुलित अभिक्रिया का दूसरा नाम है कंकाली रासायनिक समीकरण। असंतुलित समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। 1 नंबर में प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम बढ़ते हैं यहां पर एक एक स्टेप की तरफ। क्या लिखा है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पहले और पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और अगर वो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या क्या है, समान है, तो उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब यहां पर हमको इसको सॉल्व करने का मतलब, इसको क्या है, संतुलित करने का प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक छोटी सी टेबल बना लेंगे जिसके अंदर हम ये लिखेंगे कि अभिकारकों की संख्या कितनी है, इसके उत्पाद की कौन से तत्व की अभिक्रिया में कितने परमाणु हैं। यहां पर हमने अभिक्रिया देखी है, तो हमें किसमें क्या क्या है, एक तो यहाँ आयरन है, फेरस है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। 3 हमारे पास क्या है, अलग अलग परमाणु हैं। तो हमने लिख दिया फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभिकारकों के परमाणु की संख्या, यानी ये अभिकारक है, इसमें कितने कितने हैं, ये अभिकारक में फेरस 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ये देखिएगा ऑक्सीजन 1 है। और इधर बात करें यहां पर उत्पाद के अंदर, तो उत्पाद के परमाणु की संख्या, यहां पर फेरस कितना है, 3। देखो यहां पर फेरस, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर सही कर लीजिएगा, FeTO4 है यहां पर। यहां देखिएगा क्या है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर कितना है, 4 है। तो देखिएगा यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास फेरस 1 है, ये रहा फेरस 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, फेरस 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। यहां पर फेरस 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, फेरस 3, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4 है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसका अगला चरण आता है, जब हम अभिक्रिया को संतुलित करना देखेंगे तो अगला चरण क्या है वो देखते हैं। तो अभिकारक या उत्पाद के सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को संतुलित करना, सबसे पहले जिसके अंदर सबसे ज्यादा परमाणु है हम उसको संतुलित करेंगे। तो सबसे ज्यादा किसके हैं, यहां पर हमने देखा सबसे ज्यादा यहां पर है ऑक्सीजन के। यहां पर भी आप सही कर लीजिएगा, Fe2O3 है। यहां पर आप लिखते हुए यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर 3 होगा और यहां पर 4 होगा। ठीक है, तो हमने सबसे ज्यादा ऑक्सीजन में डिफरेंस है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन यहां पर कितना है 1, जबकि यहां ऑक्सीजन कितना है 4।
तो हम क्या करेंगे, इधर की तरफ 4 गुना कर देंगे, लेकिन बीच में ऑक्सीजन के आगे नहीं लगा सकते, हम ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे, यानी इनको सबको बॉक्स में बंद कर लेंगे और फिर यहां पर 4 लगा दिया। यहां 4 लगाने से क्या हुआ, हाइड्रोजन भी हमारे पास 4 दूनी 8 हो गए, जबकि हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं 2। तो हम यहां भी क्या करेंगे, इसको किससे गुणा कर देंगे, 4 से। तो हाइड्रोजन भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी हमारे पास हो जाएंगे। ये देखो हमने क्या किया है, यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको 4 से गुणा कर दिया और यहां हाइड्रोजन को भी क्या कर दिया, 4 से गुणा कर दिया। इसके बाद में हमने क्या किया, यहां 4 से गुणा करने पर ये तो हो गया और ये भी हो गया है। यहां पर ये अभिक्रिया जितनी भी जगह लिखी हुई है आपको सही करनी है, यहां पर ये 3 है, ये 4 है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, 4 करने से यहां तो हो गया, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन ही हो गए। अब देखो यहां पर फेरस कितने हैं, 3 है, लेकिन यहां पर फेरस कितना है, 1। तो यहां पर हम फेरस में 3 लगा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी संतुलित हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर 3 लगा दिया। अब ये जो हमारी रासायनिक समीकरण जो आपको दिख रही है, ये क्या है, संतुलित है। तो इस तरीके से हम रैंडमली क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, वहां उसके आगे संख्या रखते जाओ, देखते जाओ कौन सा है, किसको संतुलित करना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और लास्ट में जब हमने समीकरण को संतुलित कर लिया है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एक बार जांच और कर लेंगे कि अब सभी परमाणु बराबर हैं या नहीं। यहां पर देखिएगा फेरस 3 है, यहां पर 3 है, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहां पर हाइड्रोजन 8। ऑक्सीजन कितने हैं, यहां ऑक्सीजन को 4 से गुणा करेंगे 4, ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं 4, तो ये संतुलित है। अब हम क्या करें, रासायनिक समीकरण दोनों और तत्वों परमाणु की संख्या बराबर है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यानी हमने कोई सीधा नहीं लगाया है, सीधा कह सकते हैं एक तरह से तुक्का लगाना, तो उसको क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। रासायनिक समीकरण को ये जो सॉल्व करने की विधि है, इसको हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। 1 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में 7वां है, इसके बाद में एक और पॉइंट है, वो है अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर ली है तो उसकी अवस्था को भी लिख देना। अवस्था हम पहले देख चुके हैं, जब रासायनिक समीकरण लिखने का हमने प्रोसेस देखा था, तो उनकी बाद में अवस्था लिख देना, कौन सी अवस्था में है। अब हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर का भाग यहां से शुरू होता है। चैप्टर का महत्वपूर्ण भाग यहां से शुरू होता है, वो है सबसे पहले हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार किसे कितने प्रकार होते हैं वो देखो। इसमें से आपके 101% आपका प्रश्न पूछेगा एक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का, तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको टिप्स पर याद हो जाएंगे। वीडियो पूरा ध्यान से देखी रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें बोर हो जाएं या नहीं, आप हमने देख लिया हमें आता है। अगर आपको आता भी है तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपको पता है रिवाइज करना। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ एक मिस्टेक जो हमारी एग्जाम में होने वाली है उसको हम अभी सुधार सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वो हमने देख लिया था। किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। आइए हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में कभी कभी एक तत्व का परमाणु, रासायनिक अभिक्रिया कैसे काम करती है देखो। रासायनिक अभिक्रिया में कभी कभी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, रासायनिक अभिक्रिया में कभी कभी नहीं है, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक परमाणु दूसरे परमाणु में बदल गया, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। तो क्या होता है उसके अंदर, और न ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही नया परमाणु बनता है, और न ही कभी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा होता है कि परमाणु कोई नष्ट हो गया या नया बन गया। सिर्फ जो पहले से परमाणु है उनके बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, बस इतना ही होता है, बंध टूटना और नए बंध बनना। अब क्या है आगे, रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु के आपसी आबंध टूटने व जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। बस उन परमाणुओं के क्या होते हैं, बंध जो होते हैं आपस में वो टूटते हैं और नए बंध बन जाते हैं, जिससे नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो क्या याद रखना है रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में हमें याद रखना है, रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। यानी हाइड्रोजन का कभी भी परमाणु ऑक्सीजन में नहीं बदलेगा, किसी में भी नहीं बदलता। कोई भी परमाणु हाइड्रोजन का है वो हाइड्रोजन का ही रहेगा। बस इसका है, हाइड्रोजन का मान लो पहले ऑक्सीजन से बंध था, अब हाइड्रोजन ने किसी और के साथ बंध बना लिया तो वो हो सकता है। बल्कि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक परमाणु का, एक तत्व का परमाणु दूसरे में बदल गया, और ऐसा भी कभी भी नहीं होता है कि कोई परमाणु नष्ट हो जाए अभिक्रिया में या फिर कोई नया परमाणु बन जाए, ऐसा भी नहीं होता है। सिर्फ उसके अंदर क्या होते हैं, जो परमाणु है उनके जो पहले बने हुए बंध हैं वो टूट जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।
तो सबसे पहले है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। तो एक एक को ध्यान से समझिएगा। संयोजन अभिक्रिया या फिर इसको योगात्मक अभिक्रिया से भी आपको नाम दिया जा सकता है, ध्यान रखना। संयोजन या योगात्मक दोनों में से कोई एक नाम दे देगा और पूछेगा। वियोजन या अपघटन में से नाम दे दिया और आपको पूछ लिया। विस्थापन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विस्थापन बहुत महत्वपूर्ण है, विस्थापन अभिक्रिया। इसके साथ में फिर आ जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया और फिर आ जाता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अपचयन जिसको कहते हैं या उपचयन अपचयन कह दो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीकरण अपचयन का अंतर आपसे पूछा ही जाएगा एग्जाम के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर। अब हम एक एक की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है हमारा संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है संयोजन या योगात्मक। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। आप इनसे नाम से याद रखें, ट्रिक से सारा याद रहेगा। संयोजन मतलब जुड़ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक तो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन उत्पाद एक ही बनेगा, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। दिमाग में बिठा लीजिएगा, कभी भी नहीं भूलोगे इसको अगर नाम से याद रख लिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, योगात्मक का मतलब योग करना यानी जुड़ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाए, उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? तो देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। हमने देखा ए प्लस मिलकर ए और बी ने मिलकर एक उत्पाद बना दिया, ए बी, क्योंकि ये अभिकारक दो हैं। अभिकारक के बीच में प्लस का चिन्ह है, मतलब एक से ज्यादा अभिकारक होने पर धन का यानी प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहां पर कोई नहीं है तो ये दोनों मिलकर एक उत्पाद बना दिया। यहां पर देखिएगा कुछ उदाहरण है, जैसे कोयले का दहन। कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। आगे हम पढ़ेंगे इसको ऑक्सीकरण टाइप भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये संयोजन अभिक्रिया है। एक अभिकारक दूसरा अभिकारक, दो अभिकारक है एक उत्पाद है, संयोजन अभिक्रिया। जल का निर्माण यानी H2 और O2 मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। अभिकारक दो है उत्पाद एक है, संयोजन अभिक्रिया। गंधक का दहन यानी सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, ये भी क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक एक उत्पाद। यहां पर है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर भी देखिएगा दो अभिकारक एक उत्पाद, दो अभिकारक एक उत्पाद। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये हमारी होगी संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। समझ में आया नहीं आया? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना देते हैं। अभिकारक कितने होते हैं? दो। उत्पाद कितना होता है? एक। तो उसको हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण सहित आपको समझाना है तो इसमें से एक दो उदाहरण याद कर लीजिएगा, ये जरूर लिखिएगा। ये उदाहरण नहीं है, ये हमने इसको इस परिभाषा को शॉर्ट में समझाया है। आपको भी आप एग्जाम में वहां पर लिख सकते हो, इसको बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है ऐसा, और फिर उदाहरण के तौर पे आप इसको समझा सकते हो। उदाहरण दो तीन याद कर लीजिएगा, या फिर एग्जाम में आपको उदाहरण देके पूछा जा सकता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले दिमाग में ये देखिएगा क्या ऐसा हो रहा है क्या दो या तीन, यहां पर दो के तीन भी हो सकते हैं अभिकारक, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा, 2 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं। उत्पाद एक होना चाहिए। उत्पाद क्या होना चाहिए? एक। तो ऐसा उत्पाद एक होगा, उसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। उसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो ये था हमारा पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया। आज ये दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं, वियोजन या अपघटन। वियोजन का मतलब होता है टूटना, बिल्कुल संयोजन का उल्टा है। वियोजन का मतलब टूटना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, अभिकारक कितना होता है? एक। उत्पाद कितने होते हैं? दो या दो से ज्यादा। उत्पाद कितने होते हैं? दो या दो से ज्यादा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखो यहां पर अभिकारक एक था और ये टूटकर दो उत्पाद में बदल गया। अभिकारक एक है, उत्पाद कितने हैं? दो। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभिकारक एक रहेगा। संयोजन में क्या होता है? अभिकारक कितने भी हो सकते हैं, उत्पाद एक रहता है। इसमें उल्टा होता है, अभिकारक एक होता है, उत्पाद कितने भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा होते हैं। अब अपघटन को भी अलग अलग प्रकार में बांटा गया। अपघटन के भी क्या है? अलग अलग प्रकार हैं। तीन महत्वपूर्ण प्रकार हैं। कौन कौन सा है देखिएगा, इसको भी आप एक साथ अच्छे से दिमाग में एक बार में ही सुन के भी याद रख सकते हो। सबसे पहला है ऊष्मीय अपघटन, दूसरा है विद्युत अपघटन और तीसरा है प्रकाशीय अपघटन। देखिएगा, अपघटन किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम
वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में ऊष्मीय अपघटन, ऐसा अपघटन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन क्या हो, उष्मा द्वारा हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन किसके द्वारा हो, उष्मा द्वारा हो, उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन उष्मा द्वारा हो, उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे हमने कहा कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको अगर गर्म करेंगे तो कैल्शियम और CO2 में बदल जाएगा। देखो अभिकारक एक है या नहीं है, बिल्कुल अभिकारक एक है। उत्पाद कितने हैं, यहाँ पर 2 उत्पाद बन रहे, उत्पाद कितने हैं, 2 उत्पाद बन रहे। तो इस अभिक्रिया को उष्मा पर जब इसको गर्म करोगे, उष्मा का मतलब होता है गर्म करना, तो जब इसको गर्म करोगे तब ये उत्पाद बनेंगे। तो देखो दो उत्पादों में टूटा या नहीं टूटा, टूट गया 2 उत्पादों में। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया है, ये अपघटन अभिक्रिया। तो दिमाग में बिठा लीजिएगा, जब अभिकारक एक हो और उत्पाद 2 या 2 से ज्यादा हो तो वो कौन से प्रकार की अभिक्रिया होती है, वो होती है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। दोनों दिमाग में नाम भी रहना चाहिए, वियोजन भी पूछा जा सकता है, अपघटन भी पूछा जा सकता है। दूसरा आ जाइए विद्युत अपघटन, तो खुद परिभाषा बना दो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन किसके द्वारा होता है, विद्युत द्वारा होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन किसके द्वारा होता है, विद्युत द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे यहां पर है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन, यानी हम सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, जल में घोल देते हैं और फिर क्या लगाते हैं वहां पर इलेक्ट्रोड लगा के, और उसको विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो हमारा क्या हो जाता है, इसका अपघटन हो जाता है। तो ये लाइट द्वारा होता है, किसके द्वारा, लाइट द्वारा, विद्युत द्वारा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन विद्युत द्वारा होता है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो सोडियम क्लोराइड का विलयन है, ठीक है, यानी AQ का मतलब जलीय विलयन, जल में घोला। जब इसमें विद्युत धारा देंगे तो ये सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगी, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगी। अब तीसरा प्रकार है प्रकाशीय अपघटन। बताओ प्रकाशीय अपघटन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन किसके द्वारा हो, प्रकाश द्वारा हो। बस सिंपल सी बात है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन प्रकाश के द्वारा होता है उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। बिल्कुल दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए हम बात करते हैं, इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। AgBr का मतलब क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को जब प्रकाश देते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाते हैं, सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये प्रकाश द्वारा होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रकाशीय अपघटन। क्या कहेंगे, प्रकाशीय अपघटन। तो अपघटन अभिक्रिया में समझ में आ गया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बने। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन किसके द्वारा, उष्मा द्वारा तो ऊष्मीय अपघटन, विद्युत द्वारा तो विद्युत अपघटन, और प्रकाश द्वारा तो प्रकाशीय अपघटन। इसके एक एक उदाहरण आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद आते हैं हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार, बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम में आने के 99% प्लस 1% चांस है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पूछा ही जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का क्या होता है, अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, वहां पर स्थान चेंज कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। या ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, देखो AB+C था, AB+C, ये एक अलग उत्पाद है, अभिकारक है, ये अलग अभिकारक। इस A ने क्या किया, इस B को यहां से हटा दिया। ये A ज्यादा ताकतवर था, इसने क्या कर दिया, इस B को यहां से हटा दिया, और ये C के साथ A आ गया और B अलग हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। तो पूरी परिभाषा अच्छे से लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यहां पर उदाहरण से समझेंगे कि A ज्यादा क्रियाशील है, मतलब A ज्यादा ताकतवर है, किससे, B से, तो ये B को क्या कर देगा, यहां से हटा देगा और B अलग हो जाएगा। तो ये ऐसी विस्थापन अभिक्रिया होती है। देखो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई 2 तत्व साथ में दिए हुए हो, इस तरह यौगिक बना हुआ और एक अलग आपको तत्व दे रखो और ये इसको हटाकर उसको अलग कर रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है। ऐसी अभिक्रिया कौन सी होती है, विस्थापन। उदाहरण में समझते हैं, इसमें देखो क्या बात याद रखनी है, एक नोट याद रखना है कि इसमें केवल अधिक क्रियाशील तत्व ही कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दी। कम वाला कभी भी अधिक को विस्थापित नहीं करेगा। और अभिक्रियाशील सक्रियता श्रेणी क्या है वो हमने पढ़ रखा है, उसको भी हम देख लेंगे 3rd चैप्टर के अंदर। चलिए हम इसको देखते हैं। जैसे जिंक,
जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया की, जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया की, और यहां पर जिंक ने क्या कर दिया, इस कॉपर को यहां से हटा दिया, देखो जिंक अब सल्फेट के साथ आ गया, जिंक किसके साथ है, सल्फेट के साथ आ गया, देखिएगा यहां पे, ये अब देखो कौन है, सल्फेट के साथ जिंक है, यानी SO4 के साथ अब कौन है, जिंक है, और ये कॉपर क्या हो गया, यहां से अलग हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया कोई भी दिखे आपको, वो कौन सी है, वो विस्थापन अभिक्रिया है, वो कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो समझ में आ गया विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है। इसके बाद में एक और उदाहरण देखते हैं इसका यहाँ पर, तो ये देखिएगा यहाँ क्या है, फेरस, फेरस ने क्या किया, यानी आयरन, आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पर बन गया फेरस सल्फेट, और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ नाम है आयरन सल्फेट, ये क्या नाम है, आयरन सल्फेट पूरा, और ये है कॉपर, इसको विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके कोई भी अभिक्रिया दिखे तो वो कौन सी अभिक्रिया है, वो है विस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, उसमें एक बार विस्थापन होता था, इसमें दो बार, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, एक दूसरे में विस्थापित हो जाते हैं, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे की जगह अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन। देखो ए के साथ बी था, यहाँ सी के साथ डी था, ए बी साथ में थे, सी डी साथ में थे, यहाँ क्या हुआ, ए के साथ क्या होगा, यहां देखिएगा बी किसके साथ चला गया, डी के साथ, और सी किसके साथ आ गया, ए के साथ, सॉरी डी किसके साथ आ गया, ए के साथ। पहले ए बी थे, ठीक है, और यहां कौन से थे, सी डी, ए बी और सी डी। यहां क्या हुआ, ए के साथ कौन आ गया, डी, यानी डी ने और बी ने अपनी जगह चेंज कर ली, डी और बी ने क्या कर ली, अपनी जगह चेंज कर ली, आदान प्रदान हो गए, इसको क्या कहते हैं, आदान प्रदान। तो ऐसा जब भी आदान प्रदान होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसने भी अपनी जगह की चेंज की, इसने भी अपनी जगह चेंज की, और जब एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर उसको अलग कर देता है वो विस्थापन अभिक्रिया। और जब आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में बात करते हैं अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप क्या होता है, इसका हम उदाहरण देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप हमने देखा था, हमने देखा था कोई ऐसा पदार्थ बन जाए जो जल में एविले रहे, नीचे जम जाए, वो जैसे पानी में घुला हुआ नहीं हो, वो नीचे बैठ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। यानी जल में एविले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, जल में एविले पदार्थ। अब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई परिभाषा है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे देखो यहाँ पर सोडियम सल्फेट है और यहाँ पर क्या है, बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट, यहाँ पर देखो दो तत्व हैं, यहाँ पर सोडियम है और क्या है, सल्फेट है, और यहाँ पर बेरियम है और क्या है, क्लोराइड है। अब क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम और क्लोरीन ने क्या कर लिया, अपनी जगह चेंज कर ली। सोडियम यहाँ पे आ गया, क्लोरीन यहाँ पे चला गया, सोडियम यहाँ पे आ गया, यानी आदान प्रदान हो गया। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हुई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ बेरियम के साथ क्लोरीन था, यहाँ बेरियम के साथ सल्फेट है, यहाँ सोडियम के साथ सल्फेट था, यहाँ सोडियम के साथ क्लोराइड है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब देखिएगा थोड़ा एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड है, यहाँ क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, इनका आयनों का आदान प्रदान। ये देखो क्लोरीन और नाइट्रेट ने क्या किया, अपना जगह चेंज कर ली। क्लोरीन यहाँ क्या हो गया, Ag के साथ आ गया क्लोरीन, और क्लोराइड किसके साथ चला गया, इसके साथ, Ag के साथ, और नाइट्रेट सोडियम के साथ आ गया। यानी यहां पर क्या हुआ, इसने अपनी जगह चेंज कर ली, या फिर आप कह दो Ag और Cl ने अपनी जगह चेंज कर ली, Ag और Na ने अपनी जगह चेंज कर ली। Ag यहां पर आ गया, Na वहां पर चला गया, ये भी आप कह सकते हो, एक ही बात है दोनों में। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये था हमारे अभिक्रियाओं के महत्वपूर्ण प्रकार। इसके बाद में आता है, मैंने आपको जैसे कहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण अपचयन में अंतर। उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या अंतर है। सबसे पहले ऑक्सीकरण, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। आपसे परिभाषा पूछे तो क्या लिखोगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कॉपर के साथ O2 मिला तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो देखो कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन अलग था, अब इसके साथ आकर जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यहां पर देखिएगा, दूसरा देखिएगा, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का निकलना या कमी होना। यहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो यहां बिल्कुल उल्टा चलेगा। यहां पर देखो पहला क्या था,
किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या वृद्धि होना। तो यहां क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना या कमी होना, बिल्कुल उल्टा चलेगा। और जो ऑक्सीकरण में हो रहा है बिल्कुल उल्टा उसका क्या होता है, अपचयन में होता है, बिल्कुल उसका उल्टा अपचयन में होता है। जैसे देखिएगा यहां पर देखो H2O, यहां पर ऑक्सीजन इसके साथ है, यहां पर ऑक्सीजन अलग निकल गई, यहां पर ऑक्सीजन क्या होगी, निकल गई। तो ऑक्सीजन का निकलना पहले हाइड्रोजन के साथ थी, यहां निकल गई, तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी, ये होगी अपचयन। ये कौन सा हो गया, अपचयन। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा इसका पॉइंट क्या है, दूसरा अंतर, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निकलना या कमी होना। ऑक्सीकरण में क्या होती है, हाइड्रोजन निकलती है, ऑक्सीजन तो जुड़ती है, हाइड्रोजन क्या होती है, निकलती है या इसके अंदर कमी होती है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या HBr, Br के साथ कौन है, ब्रोमीन के साथ, ब्रोमाइड के साथ कौन है, यहां पर ब्रोमाइड के साथ है यहां पर हाइड्रोजन। यहां पर देखो ब्रोमाइड के साथ है क्या हाइड्रोजन, Br के साथ है क्या हाइड्रोजन, नहीं है। यहां Br के साथ हाइड्रोजन है, यहां नहीं है, मतलब इसमें से निकल गई। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यहां पर देखिएगा इसका क्या है, बिल्कुल उसका उल्टा। यहां पर हाइड्रोजन का निकलना था, तो यहां क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। यानी किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या वृद्धि होना, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या वृद्धि होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे यहां पर देखो नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है, यहाँ नाइट्रोजन के साथ कुछ है क्या, नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गई, हाइड्रोजन क्या हो गई, जुड़ गई। तो ये हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। तो ये पर्सन इसी तरह पूछा जाएगा कि ऑक्सीकरण अपचयन में अंतर लिखिए, तो आपको इसी तरह टेबल बनाकर और ये लिखना है, इसी तरह टेबल बनाकर लिखना है। इसके बाद में एक और सबसे इंपॉर्टेंट एक और परिभाषा आती है, वो आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होते हैं। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन होता है, दोनों ही साथ साथ में होते हैं, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो नाम भी देखिएगा इसका क्या है, यहां पर क्या है, देखो रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा यहां पर उदाहरण, यहाँ जिंक ऑक्साइड, यहाँ कार्बन है, क्या बना, जिंक। यहां पर देखो जिंक के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, यहां पर है क्या, नहीं है, ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है। तो देखो ऑक्सीजन का निकलना यहाँ पर अपचयन हो गया। यहां पर देखो कार्बन, कार्बन के साथ क्या है, कुछ नहीं है, कार्बन के साथ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ कार्बन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन। कार्बन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो कार्बन में तो ऑक्सीजन जुड़ी है ना, तो ये जुड़ने का, ऑक्सीजन जुड़ना मतलब ऑक्सीजन जुड़ना मतलब ऑक्सीजन जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो यहां देखो एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। कई बार आपको पूछ लेता है किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, तो हम लिखेंगे इसका तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे दूसरा उदाहरण एक और देखते हैं, यहां पर है कॉपर ऑक्साइड और यहां पर हाइड्रोजन। यहां पर देखो कॉपर के साथ कौन है, ऑक्सीजन है, यहां है क्या, नहीं है, निकल गई। ऑक्सीजन क्या हो गई, निकल गई। ऑक्सीजन निकल गई मतलब अपचयन, ऑक्सीजन निकलना मतलब अपचयन। यहां देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कुछ है क्या, नहीं है, यहां हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई। हाइड्रोजन का जुड़, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इसमें भी ऑक्सीकरण अपचयन दोनों आ रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होते हैं, उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले अंतिम पार्ट का, जो अंतिम टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन के कुछ प्रभाव हैं, जैसे है संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पर, किसी भी धातु पर जंग लगना। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जंग लगना। जरूरी नहीं है वो लोहे पर लगे, बहुत सारी धातुओं पर भी जंग लगता है, लेकिन आम बात में, हम आम भाषा में या डेली लाइफ में हम देखते हैं लोहे पर जंग लगना। हालांकि आप देखते हो घरों के अंदर जो लेडीज या महिलाएं होती हैं, उनके क्या होते हैं, जो पहनने के चांदी के जो गहने होते हैं, जो पैरों में पहने जाने वाली जो पाजेब हो, पायल हो, उसके अंदर क्या हो जाता है, वो काले कलर की हो जाती है, वो भी एक जंग लगना ही है। तो इस तरह से और भी धातुओं पर जंग लगते हैं। तो क्या होता है, देखो किस वजह से लगता है, जब कोई धातु अपने आसपास स्थित नमी, ऑक्सीजन या फिर अम्ल आदि के संपर्क में आती है, तो धातु संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। देखो किसी धातु के नमी के संपर्क में, या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में है, या फिर किसके, अम्ल के संपर्क में है, तो धातु क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है, इसको कहते हैं संक्षारण। इसको क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब जंग लगना किस किस पर, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगती है तो कौन सी परत चढ़ जाती है, भूरी परत। चांदी पर कौन सी परत चढ़ जाती है, काली परत। और तांबे पर कौन सी परत चढ़ जाती है, हरी परत। अपने जो घरों में तांबे के बर्तन होते हैं, कुछ दिन तक साफ नहीं करें तो देखो उसके ऊपर हरा हरा कलर जम जाता है, हरा हरा, थोड़ा गहरा डार्क ग्रीन कलर, तो वो क्या होता है, वो भी इसके ऊपर क्या होता है, जंग लगना होता है।
इसके बाद इसका अगला टॉपिक देखते हैं, विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हम सब्जी वगैरह बनाते हैं वो कुछ देर में बाद में क्या होती है, अगर हम उसको सही टाइम तक, एक टाइम लिमिट तक उसका उपयोग नहीं करें तो वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, बदबू आने लग जाती है उसके अंदर। तो वो भी क्या है, वो भी एक यही कारण है। तो क्या होता है देखो विकृत गंधिता, अपचयित होने पर तेल या वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। अपचयित होने पर यानी धीरे धीरे ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी उसके अंदर स्मेल आने लग जाती है, खराब हो जाते हैं। इसके कारण उनका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उसका स्वाद भी खराब हो जाता है और फिर उसके अंदर बदबू भी आने लग जाती है, यानी स्मेल भी उसकी चेंज हो जाती है। तो विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, अपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। अपचयित होने पर, अपचयित होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना। अपचयित होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना। अपचयित होने पर क्या हो जाते हैं, तेल और वसा क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। ऑक्सीजन का निकलना नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना। अपचयित का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो पदार्थ अपचयित हुआ है इसका मतलब उसके अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ी है। तो ऑक्सीजन के इनके संपर्क में आने से क्या हो जाता है, वो उसका स्वाद और गंध क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखो इसके अंदर कुछ उदाहरण इसके देखते हैं। तेलीय या वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को अपचयन में को रोकने के लिए पदार्थ के प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। अब उसके अंदर जो अपचयन होता है, ये खराब किसके कारण होते हैं, विकृत गंधिता में खराब किसके कारण होते हैं, अपचयन के कारण। अपचयन के कारण ही होते हैं, ऑक्सीजन के निकलने के कारण। ठीक है, अपचयन हो रहा है वहां पर, किसी भी पदार्थ में अपचयन होता है तो वो क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं, तेली और वसा वाले पदार्थ, ये याद रखना है आपको। अब इसके अंदर देखो, जैसे खाने की या कोई भी तेली युक्त सामग्री है, उसका अपचयन को रोकने के लिए क्या किए जाते हैं, उसके अंदर प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं, प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। दूसरा है, विद्युत रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से भी ऑक्सीकरण की गति धीमी हो जाती है। कईयों में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण को गति को धीमा करने के लिए उसके अंदर क्या होते हैं, बिल्कुल बंद प्रकार के डिब्बे में इसको पैक कर दिया जाता है, जिससे खराब नहीं होते। जैसे अपने चिप्स वगैरह होते हैं ना, पैक किए होते हैं, तो जल्दी से खराब नहीं होते हैं। कुछ चीजें ऑक्सीजन के संपर्क में आने से खराब हो जाती है, तो ऑक्सीकरण। चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं, ताकि चिप्स का क्या हो, ऑक्सीकरण हो। तो चिप्स वगैरह क्या होते हैं, ऑक्सीकरण से खराब होते हैं। कुछ चीजें अपचयन से खराब होती है, तो कुछ ऑक्सीकरण से खराब होती है। तो ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम उसको ऑक्सीजन को हटाकर उसके अंदर नाइट्रोजन डाल देते हैं, ताकि वो इसके साथ क्या नहीं करता है, जल्दी से अभिक्रिया नहीं करता है। ऑक्सीजन तो उसके साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेती है और नाइट्रोजन अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ताकि चिप्स का क्या हो, ऑक्सीकरण नहीं, और चिप्स जल्दी से खराब नहीं होते। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर देखो, यहां प्लस में कुछ कैलोरी या उष्मा लिखा होगा, इसका मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन भी क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम सांस वापस छोड़ते हैं तो बाहर आपने देखा होगा गर्म हवा बाहर आती है, वापस सांस छोड़ते हैं तो वो क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है वहां पे। साग सब्जियों के विघटन से कंपोस्ट भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कंपोस्ट भी क्या है, उष्माक्षेपी। हम क्या करते हैं, जो आपने देखा होगा गोबर वगैरह की खाद बनाते हैं, उसको एक जगह रख देते हैं तो वो भी बहुत गर्म हो जाती है, उसके अंदर भी उष्मा उत्पन्न होने लगती है, तो वो भी क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा की जरूरत पड़ती है। जैसे अपने घर में सब्जी बनाना, रोटी बनाना, उसको गर्म करना पड़ता है, उष्मा देनी पड़ती है, तो वो कौन सी है, वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी उसमें उष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक पर्सन यहां पर ये भी बनता है कि चूने की पोताई करने के 2 या 3 दिन बाद चमक क्यों आती है। चूने की पोताई करते हैं तो उसके 2-3 दिन बाद चमक क्यों आती है, क्योंकि क्या होता है, पहले हमारा जो चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना, उसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझे का सूत्र। हम घर बाजार से जो कली लेके आते हैं, जो कली जिसको कहते हैं चूना, वो ये होता है इसका सूत्र। उसके अंदर पानी मिलाते हैं, तो पानी मिला दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये बुझा हुआ चूना बन गया। ये बुझे हुए चूने का सूत्र है, ये बिना बुझे हुए चूने का सूत्र। फिर क्या करते हैं, इसको हम जब दीवार पर कर देते हैं, दीवार पर करने के बाद में क्या होता है, वो सूखता है और वायु में उपस्थित, जो हमारे वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे वो धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो चूना होता है इतना सफेद नहीं होता जब, लेकिन जब दीवार पर बनी हुई जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और फिर अभिक्रिया करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और जो जल है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट आप बात करते हैं, ये संगमरमर का भी यही सूत्र होता है।
खड़ीन, संगमरमर, ये जो चीजें होती है, चौक, ये इनका सूत्र भी एक ही है। इनके जो परमाणु है, वो जो यौगिक का नाम है, सूत्र है, वो ये है। अब ये जो कार्बन ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को पूरा होने में 2 से 3 दिन लगते हैं, इसलिए दीवार पर की गई सफेदी की चमक आने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, इस चैप्टर को अच्छे से अब रिवाइज कर लीजिएगा। अब आप इसको ऐप पर पढ़े हुए नोट्स को वापस जाके देखोगे तो आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो ये था आपका पहला चैप्टर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो इसके अंदर तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, ताकि हम उसको पूरा क्लियर करें, ताकि आप एग्जाम के अंदर ऐसी गलती ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं इसके सेकंड चैप्टर के इसी तरह के एक पूरे चैप्टर के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।